तो पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है इसका नाम है न्यू सिटीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1900 बिफोर कॉमन एरा, यानी कि आज से लगभग 3900 या राउंड ऑफ करके 4000 साल मान लेते हैं। 4000 साल पहले के लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से डिसलाइन हो गई। इसके जो भी शहर थे वो खाली हो गए एंड ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। या फिर यूं बोलना चाहिए कि मैच्योर हड़प्पन फेज जो है वो खत्म हो गया। इसके बाद में एक लेट हड़प्पन फेज हमको देखने को मिला, जिसमें समाज अर्बन लाइफस्टाइल से रूरल लाइफस्टाइल की तरफ में चला गया। और उसके बाद फिर भारतीय उपमहाद्वीप को लगभग 1500 सालों का इंतजार करना पड़ा फिर से नए शहरों का उदय देखने के लिए। तो ये जो टॉपिक है न्यू सिटीज, इसमें ये 1500 सालों का जो इंतजार था ये खत्म होता है और नए शहर जो है उनका उदय होता है, होते हुए हमको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर से देखने को मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में एक बार फिर से जो लाइफस्टाइल है वो रूरल लाइफस्टाइल से फिर से अर्बन लाइफस्टाइल की तरफ में लौटती है। उसके बारे में हम लोगों ने इस टॉपिक में बातचीत करनी है, जिसका नाम है न्यू सिटीज। तो फ्रॉम 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, new cities re-emerged in several parts of subcontinent. Many of these towns were capitals of Mahajanpadas. Virtually all of these major towns were located along routes of communication. तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में फिर से नए शहरों का उदय होता है। नए शहर जो हैं वो री इमर्ज कर वापस आपको देखने को मिलते हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इलाके में ही ऐसा हो रहा हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के केस में तो हमको पता है कि नॉर्थ वेस्ट का जो इंडिया का पोर्शन है, प्राइमरीली ये सिविलाइजेशन वहां पर फैली हुई थी, तो वहां पर आपको अर्बन सेंटर्स देखने को मिलते हैं। बट अब दूसरी बार जब ये अर्बनाइजेशन भारत के सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, तो इस वक्त में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई सारे पार्ट्स में साइमल्टेनियसली छठी शताब्दी के आसपास में आपको नए शहरों का उदय फिर से होते हुए दिखता है। ये फिर से री इमर्ज करते हैं। अब इसमें से जो कई सारे शहर थे या कई सारे जो टाउन्स थे, वो धीरे धीरे करते करते काफी बड़े शहरों में कन्वर्ट हो गए, काफी बड़े शहरों में डेवलप हो गए। इस बात को समझिएगा, ऐसा नहीं हुआ कि छठी शताब्दी बिफोर कॉमन एरा में एक दिन आउट ऑफ नोवेयर एक बहुत बड़ा शहर कहीं से निकल कर आ गया। ऐसा नहीं हुआ था। इसके पहले समाज में, इसके पहले की 2 शताब्दियां या 3 शताब्दियों की अगर बात करें, समाज में जिस तरीके के बदलाव आना शुरू हुए थे, जिस तरीके की चर्निंग आना शुरू हुई थी, उसके चलते जो विलेजेस थे उनका दायरा बढ़ने लगा। वो विलेजेस अल्टीमेटली बढ़ते 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 टाउन्स में कन्वर्ट हुए। वो विलेजेस टाउन्स में कन्वर्ट हुए। अब ये 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की बात हो रही है। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते यानी कि 100-200 सालों में इनमें से कई सारे जो टाउन्स थे वो फिर ठीक ठाक शहरों में कन्वर्ट हो गए। अब इसमें से कुछ पर्टिकुलर शहर जो थे वो बाकी सारे शहरों से ज्यादा बड़े होते चले गए या मेगा सिटीज बनती चली गई। और ये फिर जो है इस टाइम पीरियड में जो व्यवस्थाएं बदल रही थी और जो 16 महाजनपद अल्टीमेटली उभर कर आए, इसमें से फिर कई सारे जो शहर थे जब वो बड़े होते चले गए, तो इनके जैसे जैसे साइज बढ़े, इनके सिग्निफिकेंस बढ़े, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ा, इनका रेलेवेंस बढ़ा, तो उसी के साथ में फिर इनमें से कई सारे शहर जो महाजनपद डेवलप हो रहे थे, या फिर यूं बोलना चाहिए कि जो जनपद महाजनपदों में कन्वर्ट हो रहे थे, उनके कैपिटल्स के रूप में फिर कई सारे शहर हमको इमर्ज कर देखने को मिलते हैं। अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये शहरों का साइज बड़ा हो गया। कुछ लेट्स से अपन मान लेते हैं कि 10 सिटीज कहीं पर डेवलप हुई किसी इलाके में। अब उसमें से एक पर्टिकुलर सिटी जो है, कोई पर्टिकुलर सिटी हम लोग ले लेते हैं, ये सिटी जो कि साइज में आउट ऑफ नोवेयर बड़ी हो गई, तो उसको आपने कैपिटल बना लिया। ऐसा नहीं हुआ था। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यही शहर जो है अल्टीमेटली बाकी सबकी अपेक्षा क्यों डेवलप हुआ। बाकी शहर भी तो फिर बहुत ज्यादा बड़े बड़े बन सकते थे। आज भी अगर हम देखें तो हमारी जो मेगा सिटीज हैं वो गिनती की 5-7 हैं, और उसके बाद फिर हमारी दूसरी सिटीज आती हैं जो मेगा सिटीज जितनी बड़ी नहीं है बट वो भी फिर ठीक ठाक बड़ी हैं। उसके बाद फिर आपकी टीयर 2 सिटीज आती हैं, टीयर 3 सिटीज आती हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कुछ पर्टिकुलर शहर ही जो है वो क्यों कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हो जाते हैं। उसकी वजह होती है कि उनका कुछ ना कुछ रेलेवेंस होता है। जैसे मुंबई आज की बात की जाए तो उसका रेलेवेंस ये है कि भाई वहां पे जो ट्रेड है या भारत का जो ट्रेड होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा मुंबई से कंडक्ट किया जाता है। या फिर अगर हम बात करें काशी की, तो काशी जो है अपने आप में उसका जो भी साइज या शेप है वो इसलिए है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रिलीजियस टूरिज्म होता है। तो हर एक शहर का जो भी साइज है, जो भी शेप है, जो भी उसका अस्तित्व है, वो उसी तरीके से क्यों डेवलप हुआ है, उसका उतना ही इंपॉर्टेंस क्यों है जितना है, उसके पीछे की वजह उसका रेलेवेंस होता है। तो यहां पर जितने भी हमारे महाजनपद जब डेवलप हो रहे थे, जो अलग अलग नए नए शहर डेवलप होकर आ रहे थे, उसमें से कुछ पर्टिकुलर शहर इन महाजनपदों की राजधानियां बने। इसके पीछे उन्हीं शहरों, वही शहर महाजनपदों की राजधानी क्यों बने, इसके पीछे की वजह है ये सब के सब किसी ना किसी मेजर या स्ट्रेटेजिक रूट ऑफ कम्युनिकेशन पर बसे हुए थे। इसको समझिएगा। जैसे पाटलिपुत्र की बात की जाए, जो मगध का कैपिटल था, वो रिवराइन रूट्स पर बना हुआ था। यानी कि कई सारे जो
कई सारी जो नदियां थी वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, एक दूसरे से मिल रही थी, और वहां पर उनके तट पर आपने पाटलिपुत्र बसा दिया। इसका फायदा ये हुआ कि अब यहां पर आप एक ऐसी लोकेशन पर बैठे हो जहां से पाटलिपुत्र से अगर आपको मगध के किसी भी इलाके में जाना है तो जमीनी रास्ते की अपेक्षा आप ये जो नदियों का रास्ता है, जो जल मार्ग है, इसको लेकर आप जल्दी पहुंच सकते हो। तो पाटलिपुत्र का रेलेवेंस क्या हो गया कि ये स्ट्रेटेजिकली आपको ज्यादा बेहतर तरह से कनेक्ट करता है अपने पूरे के पूरे महाजनपद के अलग अलग पार्ट्स के साथ में, बजाय इसके अब किसी ऐसी जगह पर अगर आप अपना राजधानी बना लेते जहां पर जमीन अच्छी है, सब बढ़िया है, बट वहां पे एक आध नदी बहती है या फिर नदी बिल्कुल ही नहीं बहती, आपने तालाब वगैरह बना के पानी की व्यवस्था कर रखी है। अब यहां से आपको पाटलिपुत्र, अगर पाटलिपुत्र गलत बोल गया मैं, यहां से अगर आपको मगध के दूसरे इलाकों में जाना है तो जमीनी रास्ता लेना पड़ेगा, वहां पे आपको फिर टाइम ज्यादा लगेगा। उसी की जगह पाटलिपुत्र का जो आपका जो ये जल मार्ग है, इसको पकड़ के आप पता चला कि बहुत कम टाइम में किसी भी जगह पहुंच जाओ। इसी को उल्टा करके देखिए कि ये नदियां आप कई इलाकों से बह रही हैं, मगध के एक बड़े पोर्शन को कवर कर रही हैं। अब वहां पर कोई इलाका है, वहां से आप पाटलिपुत्र जल्दी पहुंचना चाहते हो या फिर कोई समाचार आप जल्दी पहुंचाना चाहते हो, तो आप जमीनी रास्ता लोगे तो एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। उसी की जगह अगर आप नदी का रास्ता पकड़ते हो तो फिर आप पाटलिपुत्र जल्दी पहुंच सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि पाटलिपुत्र को सिर्फ इसलिए राजधानी नहीं बना दिया कि एक बड़ा शहर था, वो शहर का रेलेवेंस ये था कि भाई वो रिवराइन रूट पे बना हुआ था, कई सारी नदियां आकर जुड़ रही थी, ऐसे रूट पे बना हुआ था, और इसके चलते पाटलिपुत्र से कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता था, या कम्युनिकेशन में आपको एक एडवांटेज मिल जाता था, आप जल्दी जो है कम्युनिकेट कर सकते थे। या तो आप पाटलिपुत्र से मगध के किसी इलाके में जल्दी पहुंच सकते थे, या मगध के किसी इलाके से आप पाटलिपुत्र जल्दी पहुंच सकते थे। इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जल्दी मिलेगी तो फिर आप फैसला जल्दी ले पाओगे, उसके बारे में आप जल्दी कोई एक्शन उठा पाओगे, और जितना जल्दी वो एक्शन ले पाओगे उतना अच्छे से आप अपने अंपायर को चला सकते हो या फिर अपने महाजनपद को चला सकते हो। तो ये पाटलिपुत्र की खासियत थी, जिसके चलते इसको मगध का कैपिटल बनाया गया। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था अवंती। अवंती का जो कैपिटल था उसका नाम था उज्जैनी, जो आज की तारीख में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। अब उज्जैन जो है वो किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा था, एक इंपॉर्टेंट नदी है, वहां से शिप्रा नदी पास करती है, मगर यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी नदियों का संगम देखने को मिल रहा हो और उस पर आपने उज्जैन बसा दिया। एक नदी है प्राइमरी जो वहां से बहती है, बट वो इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसको आप बेसिकली मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पर इस्तेमाल कर सको। तो हम लोग ये बोलते हैं कि उज्जैन जो है वो लैंड रूट पे बसा हुआ था, जमीन पे बसा हुआ था। तो फिर इसको क्यों भाई जमीन पे बसाया आपने? इसकी खासियत यह है कि ये जो मेजर आपके लैंड से होने वाले ट्रेड के रूट्स जो थे, ये उन रूट्स के रास्ते पे पड़ता था। चाहे सेंट्रल एशिया से आप भारत में नीचे की तरफ साउथ इंडिया में जाना चाहते हो, या साउथ इंडिया से अगर आप ऊपर की तरफ में नॉर्थ में आना चाहते हो, या सेंट्रल एशिया में कहीं निकलना चाहते हो, आपको उज्जैन से होकर जाना पड़ेगा। या फिर अगर आप गुजरात की तरफ में जा रहे हो ईस्ट इंडिया से, गुजरात की तरफ से या राजस्थान की तरफ से अगर आप लेट से जा रहे हो ईस्ट इंडिया की तरफ में, तो आपको उज्जैन से क्रॉस करना पड़ेगा। जितने भी मेजर लैंड रूट्स थे जिनके रास्ते पे व्यापार होता था, उज्जैन उनके एक सेंट्रल पोजीशन पर पड़ता था। तो क्योंकि लगातार व्यापार हो रहा है, यात्री यहां से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसकी भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, और इसके चलते फिर उज्जैन जो है, या उज्जैनी जो उस वक्त बोला जाता था, वो बन गया अवंती की राजधानी, जो एक महाजनपद हुआ करता था। इसके बाद में तीसरा आता है पुहर। पुहर जो है वो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है आज की तारीख में। ये कोस्ट के ऊपर बसा हुआ था, कोस्ट के जस्ट पहले जहां से समुद्री रास्ते शुरू होते हैं, जहां से भर भर कर व्यापार हो रहा था, उसके पास में आपने पुहर बना दिया। अब फिर पुहर का इंपॉर्टेंस क्या है कि जमीन से जो भी ट्रेड के लिए वस्तुएं आ रही हैं, जिसको फिर समुद्री मार्ग से आगे भेजना है, उनको पुहर से होते हुए जाना पड़ेगा। या समुद्री मार्ग से अगर कोई भी सामान आ रहा है और जमीन के रास्ते पर आप उसे और फर्दर भेजना चाहते हो कहीं पर, उसको भी आपको पुहर से क्रॉस करना पड़ेगा। तो फिर से पुहर जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो पॉइंट यह है कहने का, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नए शहर भारत में डेवलप होना शुरू हुए, सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में कन्फाइंड नहीं थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको एक ही वक्त पर फिर से शहरों का उदय होते हुए दिखता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि हर एक शहर की अपनी कुछ खासियत थी, एंड जो भी शहर फिर इसमें से डेवलप होते होते बड़े बड़े उस वक्त के मेगा सिटीज बने, जिनमें से फिर कई सारे उस वक्त की महाजनपदों की राजधानियां बने। इनकी कुछ ना कुछ एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। पाटलिपुत्र अपने रिवराइन रूट्स के कारण बना, उज्जैनी जो जमीनी रास्ते से व्यापार होता था उस पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते, पुहर जो है समुद्री व्यापार जहां से शुरू होता था उसके जस्ट पहले बना हुआ था। और यही बात लगभग लगभग दूसरे भी आपके जो महाजनपद और उनके कैपिटल थे उन पर लागू होती थी कि सबके साथ में कुछ ना कुछ एक खास बात हुआ करती थी। मैप पर देखते हैं तो ज्यादा बेहतर ये बात अपने को समझ में आएगी। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं, ये पाटलिपुत्र है। मैं कलर दूसरा इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये पाटलिपुत्र है, ये जो मैंने रेड कलर की डॉट लगाई है ये पाटलिपुत्र है। अब देखिए, पाटलिपुत्र से नीचे की तरफ में एक नदी बह रही है, पाटलिपुत्र पे ऊपर की तरफ से ये दो नदियां आ रही हैं। यहाँ
ईस्ट के वेस्ट की तरफ से एक नदी आ रही है और ये एक नदी जो है ऊपर से आ रही है, यहां से फिर वो बहती हुई जा रही है। तो इतनी सारी नदियों के कंफ्लुएंस पर यहाँ पे बीच में पाटलिपुत्र बसा हुआ है और ये सारा का सारा जो नदियों का इलाका है अल्टीमेटली ये सारा मगध महाजनपद का पार्ट है। अब यहां से नीचे की तरफ में कहीं जाना हो, ऊपर के रास्ते पे कहीं जाना हो, इधर कहीं जाना हो, इधर कहीं जाना हो, हर जगह के लिए आपको ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बसा हुआ शहर है। नीचे से कहीं से अगर आपको पाटलिपुत्र जल्दी पहुंचना है, जो बात मैंने आपको बताई, तो आपका ये जमीनी रास्ते की अपेक्षा समुद्री रास्ते से जल्दी हो सकता था, इसलिए आपने इसको उठा के अपना कैपिटल बनाया और यहां से राजकाज चलाना ज्यादा आसान था। अब उज्जैन की बात करते हैं। ये देखिए, जो मैंने बोला कि एक नदी के किनारे ये जरूर बसा है, शिप्रा नदी इसके साइड से बहती है, बट शिप्रा नदी अकेली जो है आपको उस तरीके का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं देती जैसे यहाँ पे कई सारी नदियों का कंफ्लुएंस पाटलिपुत्र को देता है। मगर यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे खास बात यह है कि सेंट्रल एशिया से अगर आप आ रहे हो तो आपको इस रास्ते से नीचे तो आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा। चाइना की तरफ से आ रहे हो तो आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा। गुजरात या राजस्थान की तरफ से कहीं से आ रहे हो तो आपको ये रास्ता लेना पड़ेगा। इस तरफ से अगर आप इस तरफ जाना चाहते हो तो आपको रास्ता लेना पड़ेगा। तो जमीनी रास्ते से जितना व्यापार हो रहा है ये उसके केंद्र में आ गया और यही बात अब पुहर के लिए लागू होती है। ये देखिए, ये है पुहर, यहां पे ये डेल्टा, डेल्टा पे ये बसा हुआ है, कावेरी के डेल्टा पे ये पुहर बसा हुआ है। डॉट बना देता है। अब ऊपर से कितना भी व्यापार आप लेकर के लिए ट्रेड के लिए सामान लेकर आए हो, समुद्री रास्ते से जाना है तो पुहर से होकर गुजरना पड़ेगा क्योंकि पुहर के आगे पोर्ट बना है। समुद्री रास्ते में कहीं से भी आप आए हो साउथ ईस्ट एशिया से, आपको पुहर पहुंचना पड़ेगा और यहां से फिर ट्रेड का सामान आगे अगर जमीनी रास्ते से लेकर जाना है तो आपको पुहर से होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुहर की अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो गई। यही बात उस वक्त के दूसरे जो आपके कैपिटल्स थे इनके ऊपर भी लागू होती है। सबकी अपनी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। जैसे यहाँ पे देखिए मथुरा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर हुआ करता था क्योंकि इसके साथ में भी वही खासियत थी जो उस वक्त के उज्जैनी के साथ में थी कि आप चाहे यहां से आ रहे हो, चाहे आप यहां से आ रहे हो, चाहे आप यहां कहीं से आ रहे हो, चाहे आप यहां से आ रहे हो, चाहे यहां से आ रहे हो, चाहे यहां से आ रहे हो, जितने भी इंपॉर्टेंट जमीनी रास्ते से ट्रेड होने वाले व्यापार मार्ग थे वो यहाँ पर कंफ्लुएंस करते थे। ये उनके एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बसा हुआ था, इसके चलते मथुरा भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरीके से जो बाकी शहर हैं उनकी भी अपनी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हुआ करती थी और इंपॉर्टेंस के चलते ये शहर डेवलप होते चले गए एंड इनके डेवलपमेंट के नतीजे में फिर इनमें से कई सारों को राजधानी बनाया गया। आई होप आपको ये बात अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कुछ पर्टिकुलर शहरों को ही जो है महाजनपदों की राजधानी क्यों बनाया गया, उनकी क्या खासियत थी एंड क्यों उनका ही जो अल्टीमेटली ग्रोथ हमको ज्यादा देखने के लिए मिलता है, उनकी ही ज्यादा ग्रोथ या इंपॉर्टेंस हमको क्यों आगे इतिहास में समझ में आती है। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें अब हम डिस्कस करेंगे द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र। अभी तक की जो हमारी बातचीत हमने करी जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में जो शहर उभरे थे उसमें से कुछ शहर ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा रेलेवेंट होते चले गए और अल्टीमेटली फिर वो उस जमाने की जो महाजनपद थी उनकी राजधानी बने। उसी बात को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए क्लास 12th की अपनी एनसीईआरटी की किताब में ये टॉपिक एक ब्लॉक के रूप में दिया हुआ है, तो उसको अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एंड टॉपिक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र। बेसिकली वही बात है कि किस तरह से एक शहर जो है वो शुरू होता है, रेलेवेंस गेन करता है, प्रोमिनेंस में आता है और अल्टीमेटली डिक्लाइन की तरफ जाता है, वो अपने को इसमें समझ में आएगा। Each city had a history of its own. Patliputra, for instance, began as a village known as Patligrama. Then in the 5th century before Common Era, the Magadhan rulers decided to shift their capital from Rajgraha to this settlement and renamed it. By the 4th century before Common Era, it was the capital of Mauryan Empire and one of the largest city in Asia. तो जैसा कि हमेशा होता है हर एक चीज की एक हम्बल बिगनिंग होती है एंड ये बात हमारे शहरों पर भी लागू होती है। ना सिर्फ एंशिएंट सिटीज की बात की जाए, आज के भी जो शहर हैं सबकी शुरुआत एक बहुत हम्बल बिगनिंग के तौर पर होती है। इसके दो एग्जांपल्स अपन ले लेते हैं। सबसे पहले कलकत्ता की बात करते हैं। कलकत्ता आज की तारीख में इतना बड़ा मेगा सिटी है, इतना मेट्रो सिटी है, बट इसकी शुरुआत 3 गांव के रूप में हुई थी। अंग्रेजों ने 3 गांव की जमींदारी खरीदी थी और उन 3 गांव को फिर मिलाकर कलकत्ता, सबसे पहले तो वहां पर एक किला बनाया था और उसके बाद फिर वो करते करते डेवलप होते होते कलकत्ता शहर के रूप में इवॉल्व हो गया। इसी तरह बॉम्बे आज या मुंबई जो है आज की तारीख में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा शहर है। ना सिर्फ भारत का, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा शहर है। इतनी बड़ी मात्रा में व्यापार होता है, 1.5 से 2 करोड़ के करीब लोग जो है वहां पर रहते हैं, सारी चीजें हैं। मगर एक जमाने में जब अंग्रेजों को ये शहर जो है, अंग्रेजों के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये दे दिया था, तब ये छोटा सा मछुआरों की एक बस्ती हुआ करती थी, 7 अलग अलग टापू थे एंड वहां से फिर जो है बॉम्बे की शुरुआत हुई और करते करते फिर वो इतना बड़ा शहर बना। तो हर एक जो शहर है, जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलेवेंस रखता है, जो महानगर है, उसकी भी कहीं ना कहीं एक हम्बल बिगनिंग रही होगी। ये बात आज के जो मेट्रो सिटीज हैं, आज के जो मॉडर्न शहर हैं, इन पर भी लागू होती है। 2500-3000 साल पहले जो हमारे एंशिएंट इंडिया के शहर थे उनके ऊपर भी ये बात लागू होती है। तो उसको इस एग्जाम्पल की मदद से या इस ब्लॉक का जो ये टॉपिक हमको दिया गया है द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र, इसकी मदद से हम लोग समझते हैं। हर एक शहर का अपना एक इतिहास होता है, पाटलिपुत्र का भी था। जैसे इसकी शुरुआत है एक छोटे से गांव के रूप में हुई थी जिसका नाम था पाटलीग्राम। पहले किसी ने इसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। फिर 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में मगध के जो
शासक थे या उस वक्त जो मगध के ऊपर शासन कर रहे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है अपना कैपिटल जो उस वक्त राजगृह हुआ करता था उसको हम लोग पाटलिपुत्र शिफ्ट करेंगे या पाटलिग्राम शिफ्ट करेंगे और इसको हम लोग अपना नया कैपिटल बनाएंगे, और तब इसका नाम चेंज कर पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र हो गया। अब सोच के देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन आउट ऑफ नोवेयर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में उस वक्त के जो शासन करने वाले रूलर्स थे उनको ध्यान आया हो कि यार पाटलिग्राम जो है बड़ी मस्त जगह है, यहाँ पर जाके अपन लोग सेटल होते हैं, राजगृह में रहते रहते बोर हो गए तो अपन लोग वहां पर चलते हैं, तो अपना कैपिटल अपन शिफ्ट करते हैं। ये तो हुआ नहीं, हुआ क्या था वो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हुआ यह था कि इस वक्त में 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में मगध के ऊपर जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उनका नाम था हरियनका डायनेस्टी। हरियनका डायनेस्टी में एक रूलर हुए थे। हरियनका डायनेस्टी, इनफैक्ट एक बात और याद रखिएगा, मगध की फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी है जिसके बारे में अपने पास में लिखित रिकॉर्ड मौजूद है। वैसे तो इसके पहले भी कोई ना कोई यहाँ पे शायद रूलर रहा होगा, मगर मगध महाजनपद का जो पहला हमारे पास में रिकॉर्ड मौजूद है उसके हिसाब से जो पहली डायनेस्टी जिसने वहां पे रूल किया उसका नाम है हरियनका डायनेस्टी। ये याद रखिएगा। इन्होंने लगभग 200 साल या 2 शताब्दियों तक 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में रूल किया था। अब ये जो डायनेस्टी है इसका कैपिटल हुआ करता था राजगृह। राजगृह की खासियत ये थी कि वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो चारों तरफ क्योंकि वो पहाड़ों से घिरा हुआ था इसके चलते उसको एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिला हुआ था कि अगर कोई भी हमला करने आएगा तो उसको वो पहाड़ क्रॉस करना पड़ेंगे, और पहाड़ क्रॉस करना ऐसा कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, आज से 2,500-3,000 साल पहले और ज्यादा मुश्किल रहा होगा। तो उस वक्त में जब कोई इन्वेड करने के लिए अपनी फौज लेके आ रहा है तो उन पहाड़ों पे आपने अपने लोग बैठा के रखे, तो वो देख लेंगे उनको दूर से आते हुए, प्लस आपने उन पहाड़ों पर ही लड़ने की व्यवस्था कर रखी है। अब कोई नीचे से ऊपर की तरफ पहाड़ चढ़कर आएगा तो उसको, पहाड़ के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को उस पर निशाना लगाना, उस पर हमला करना ज्यादा आसान है। किसी तरह से अगर ये लोग पहाड़ चढ़कर आ भी गए तो फिर राजगृह जो था वो चारों तरफ प्रोटेक्टेड था, फोर्टिफाइड शहर था, उसके चारों तरफ किलेबंदी की गई थी, तो उसका प्रोटेक्शन ज्यादा आसान था। सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर इन लोगों ने राजगृह में अपना कैपिटल बनाया था और वहां पे इन्होंने रूल किया। इसी टाइम पीरियड पर एक इनका रूलर हुआ था हरियनका डायनेस्टी का जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पाटलिग्राम में एक छोटा सा फोर्ट बनवाया, एक छोटा सा इन्होंने यहाँ पे किला बनवाया और कुछ सिपाहियों को यहाँ पे रखा ताकि यहाँ से जो भी व्यापार होता है, यहाँ से जो नदियों से आने जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर नजर रखी जा सके, और इस तरीके से यहाँ पर एक छोटी सी सैनिक छावनी बन गई। उसके बाद में इनका लड़का हुआ अजातशत्रु का जिसका नाम था उदयन। उदयन ने एक बात नोटिस करी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि यार पाटलिपुत्र या फिर जो पाटलिग्राम है ये ऐसी जगह पर बना हुआ है जहां से कई सारी नदियां आ रही हैं, कई सारी नदियां जा रही हैं। फिर से हम लोग मैप पर देखते हैं। उदयन ने यह बोला, या उदयन के दिमाग में एक बात आई कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आ रही है, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। उदयन ने यह बोला कि यार ये जो पाटलिग्राम है, अभी तक पाटलिपुत्र बना तो था नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन पे बैठा हुआ है, या बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग लोकेशन पे ये पाटलिग्राम बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 ये 4 5, कुल मिला के 4 से 5 नदियां जो है ऊपर से यहाँ पर आती हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो नदियां यहाँ पर आके मिलती हैं। यहाँ से फिर एक नदी नीचे की तरफ में निकल जाती है प्रोमिनेंटली, और एक नदी यहाँ से यूं निकल जाती है। एक और नदी है वो थोड़ा सा, उसका एक हिस्सा जो है आगे जाकर इसमें और मिलता है। तो ये जो छोटा सा गांव है ये बड़ी खतरनाक लोकेशन पे बना हुआ है। यहाँ से अगर अगर मैं यहाँ से जमीनी रास्ते से कहीं पहुंचना चाहूँ और उसी वक्त में अगर मैं यहाँ से इन नदियों के रास्ते से अगर मैं उसी जगह के लिए निकलूं तो मैं नदियों के रास्ते ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी जो है अपनी जो भी लोकेशन है वहां पर पहुंच सकता हूं बजाय जमीनी रास्ते के। इसी तरह अगर मैं किसी जमीनी रास्ते से पाटलिग्राम आने की कोशिश करता हूं और उसकी जगह अगर मैं समुद्री रास्ता पकड़ लूं, ये सॉरी नदी का रास्ता पकड़ लूं, नदी के रास्ते से आने की कोशिश करूं तो मैं जल्दी पहुंच सकता हूं। जैसे उदयन के दिमाग में ये बात आई तो उसको एक बात खटकी कि यार ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहां पर अगर मैंने अपना यहां से अगर मैंने अपना अंपायर चलाना शुरू किया तो 2 फायदे होंगे। एक तो अगर मुझे अपने अंपायर में या फिर अपनी किंगडम में कहीं पर भी इधर से उधर मूव करना है तो एक मैं ये जो नदी का रास्ता है, समुद्री वर्ड में गलती से बोल रहा हूं, नदी का जो रास्ता है यहां से मैं जल्दी पहुंच सकता हूं। इसी तरह अगर मेरे शासन में, मेरे अंपायर में कहीं पर अगर किसी व्यक्ति को, मेरे किसी ऑफिशियल को मुझ तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो भी ये नदी का मार्ग पकड़कर मेरे तक जल्दी आ सकता है। मतलब ये कि मेरे पास में इन्फॉर्मेशन अगर मुझे कहीं भेजनी हो, कहीं खुद जाना हो तो मैं जल्दी जा सकता हूं, आ सकता हूं। इसी तरह मेरे तक अगर कोई इन्फॉर्मेशन आनी हो तो वो जल्दी आ सकती है, बजाय अगर मैं राजगृह में बैठ के अपना काम कर रहा हूं। देख लीजिए ये पाटलिपुत्र है और ये राजगीर या फिर राजगृह यहां पर है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो जो चीज मैंने, या जो चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे पूर्वजों ने राजगीर को बनाया था, राजगृह को बनाया था कि चारों तरफ आपके पहाड़,
तो पहाड़ चढ़ने में फौजियों को या फिर आपकी जो कोई दुश्मन की सेना आ रही है उसे दिक्कत होगी, मगर जंग रोज रोज तो लड़ी नहीं जाती है। अगर किसी वक्त में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है राजगृह से कहीं अपने किसी हिस्से में, तो एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसी तरह से अगर राजगृह तक कोई इन्फॉर्मेशन आनी है तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके उल्टे पाटलीग्राम में या पाटलिपुत्र में अगर मैं जाकर बैठ जाऊं तो इन्फॉर्मेशन जल्दी आ भी रही है और इन्फॉर्मेशन जल्दी जा भी रही है। मतलब ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहां से शासन करना ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय आप राजगीर से बैठकर शासन चलाओ। तो उदयन को जैसे ही ये बात समझ में आई, उदयन ने बोला कि बस पाटलीग्राम के दिन फिर गए, आज से इसको पाटलीग्राम नहीं बोला जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर एक नया शहर या फिर एक नई राजधानी बनाएंगे और उसका फिर नाम अल्टीमेटली पाटलिपुत्र पड़ा। तो उदयन ने आपका 5th सेंचुरी के आसपास में, 5th सेंचुरी के आसपास में इस जगह पर जहां पे इनके पिताजी ने एक छोटा सा किला बनाया था सैनिकों के रहने के लिए एंड देख रेख करने के लिए, वहां पर एक नए शहर की फाउंडेशन डाल दी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। और इस फाउंडेशन को डालने के बाद में फिर करते करते यहाँ पे एक नई राजधानी बनाई, और ये नई राजधानी जो है फिर इसका नाम पड़ गया पाटलिपुत्र। ये सारा काम कब हो रहा है? 5th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास में हो रहा है। तो 5th सेंचुरी के आसपास में जब ये काम हो गया, उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे अब एक नया शहर बना और यहाँ पे वही बात की इंफॉर्मेशन जल्दी आ रही है, जल्दी जा रही है, सामान जल्दी आ सकता है, जल्दी जा सकता है, इसके चलते पाटलिपुत्र ट्रेड का भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना। और 100 साल के अंदर अंदर, एक शताब्दी में, ये जो शहर था मौर्यन अंपायर का जो कैपिटल था, एशिया के सबसे लार्जेस्ट शहरों में से एक हो गया। अब देखिए कितना जल्दी जो है दिन फिरते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ में आई, कैपिटल बनाया, जिस बात को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, वो तो हुआ ही हुआ, मगर साथ ही साथ अब यहाँ पर जो है इन्हीं रास्तों से ट्रेड बड़ी मात्रा में होने लगा। जैसे जैसे ट्रेड होने लगा तो लोग यहाँ पे आके बसने लगे, व्यापारी रहने लगे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, शहर फैलता चला गया, और अल्टीमेटली ये उस वक्त में एशिया का सबसे बड़े शहरों में से एक शहर के रूप में पाटलिपुत्र निकल कर आता है। एंड बाद में फिर काफी सारे जो यहाँ पे मौर्यन अंपायर रहा, मौर्यन अंपायर के पहले नंद अंपायर रहा, सबके लिए पाटलिपुत्र के ऊपर कंट्रोल रखना एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की नीड हो गई। एंड बाद में फिर जब सम्राट अशोक के वक्त में लगभग लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर मौर्यंस का कब्जा हो गया था, उनका अंपायर बन गया था, तब भी पाटलिपुत्र ने इनके कैपिटल के तौर पर जो है सर्व किया था। तो जैसा होता है अल्टीमेटली, मगर हर चीज का अगर अच्छे दिन आते हैं तो हर चीज के बुरे भी दिन आते हैं। पाटलिपुत्र काफी वक्त तक इंपॉर्टेंस में रही, काफी वक्त तक प्रोमिनेंस में रहा, एक रेलेवेंट शहर के रूप में जो है इसका अस्तित्व रहा। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, बट फिर जैसा होता है वक्त के साथ में धीरे 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 इसका इंपॉर्टेंस, इसका रेलेवेंस डिक्लाइन करता चला गया। एंड अब ये देखिएगा कितने वक्त में, ऐसा भी नहीं है कि 100-200 सालों में किस्मत फिरी और 100-200 सालों में बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। 5th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास, 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में उदयन ने पाटलिपुत्र को डेवलप किया। 4th शताब्दी ईसा पूर्व आते आते ये शहर अपनी ग्लोरी पे पहुंचा, और उसके बाद में करते 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 ह्यूनजैंग जो है वो 7th सेंचुरी कॉमन एरा में आया है। यानी कि लगभग लगभग आप मान सकते हैं 7 शताब्दियां ये निकल गई और 3 से 4 शताब्दियां ये, लगभग 800, 900 या 1000 साल के अंतराल में हमको एक यहाँ पर चाइनीज पिलग्रिम आता हुआ दिखता है, जिसको हम लोग ह्यूनजैंग बोलते हैं। ह्यूनजैंग ने आके 7th सेंचुरी कॉमन एरा में ये बताया है अपने लेखों में कि भाई पाटलिपुत्र के बारे में हमने जो सुना था और हम जो देख रहे हैं इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पाटलिपुत्र रूइंस में है, यानी कि ये शहर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अपने डिक्लाइन में, इसके जो सबसे अच्छे दिन थे वो बीत चुके हैं और यहाँ पे बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। जब शहर अपने ग्लोरी की तरफ में जाता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, वहां पे गजब निर्माण होता है, उसका फैलाव देखने को मिलता है, मगर जब अल्टीमेटली उसके दिन फिरते हैं, वो डिक्लाइन की तरफ में जाता है, तो लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, बिल्डिंगें टूटने लगती हैं, रूइंस में चला जाता है, खंडर होने लगता है और बर्बाद हो जाता है। तो वही चीज अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। पाटलिपुत्र अल्टीमेटली इस तरह से डिक्लाइन में चला गया और वक्त के साथ में उसकी रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। तो ये बात अपने को यहां से समझ में आती है। यही कहानी उस वक्त में जितने भी इंपॉर्टेंट शहर थे सबके ऊपर लागू होती है। 2-3 एक्सेप्शंस अगर हटा दिए जाएं तो इसी तरह से बाकी सारे शहर भी इंपॉर्टेंस डेवलप किए, प्रोमिनेंस की तरफ में गए, कैपिटल बने, एक वक्त आया डिक्लाइन में गए और रूइन हो गए। पाटलिपुत्र भी आज अल्टीमेटली खंडर हो गया है। उसके पास जो मॉडर्न सिटी बनी हुई है पटना की, वो एक अलग शहर है, मगर पाटलिपुत्र अल्टीमेटली रूइन हो गया है। एक काशी आप कह सकते हैं बचा हुआ है, उज्जैन बचा हुआ है, मथुरा बचा हुआ है, 1-2 शहर इस तरीके के और बचे हुए हैं, कांधार वगैरह। बाकी जो है ओवरऑल इस तरीके से बाकी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कैपिटल्स डेवलप हुए थे महाजनपदों के, वक्त के साथ में वो इस तरह से बढ़े, उठे और डिक्लाइन हो गए या रूइन में चले गए। चले आगे बढ़ते हैं।